बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 33 में मध्य भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का भाग 4, जो कि विजयनगर साम्राज्य के 5 भागों में से भाग 4 है। आज बात करनी है प्रशासन तथा भूमि या भू राजस्व। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं दोस्तों कि शासन के मूल में जो होता था, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के मूल में कौन होता था? मूल में राजा होता था। प्रशासन के मूल में कौन होता था? राजा होता था। और इस राजा को क्या बोलते थे दोस्तों? राय। मैंने हरिहर राय एवं बुक्का राय ये सब बोला है। तो प्रशासन के मूल में राजा होता था और राजा को क्या बोलते थे दोस्तों? राय बोलते थे। क्लियर है बात? इसके बाद विजयनगर में संयुक्त शासक, ये बता चुका हूं मैं, संयुक्त शासकों की परंपरा कहां देखने को मिलती है? हरिहर एवं बुक्का, 2 नाम है ना दोस्तों। तो संयुक्त शासकों की परंपरा, संयुक्त शासकों की परंपरा कहां देखने को मिलती है? तो विजयनगर साम्राज्य में मिलती है। ठीक है, फिर राज्याभिषेक के समय राजा को प्रजापालन तथा निष्ठा की शपथ लेनी होती थी। ठीक है, तो मूल में राजा होता था, राजा को क्या बोलते थे? राय बोलते थे। संयुक्त शासकों की परंपरा थी। राज्याभिषेक के समय राजा को प्रजापालन तथा निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। तो प्रजापालन तथा निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी राजा को। पॉइंट लिखते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो राज्याभिषेक के समय राजा को प्रजापालन एवं निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। फिर राजा के बाद किसका पद होता था? इमीडिएट बाद, यदि राजा को कुछ हो जाता है तो राजा के बाद जो पद होता था वो युवराज का पद होता था। और युवराज यदि नाबालिग है, युवराज यदि नाबालिग है दोस्तों, तो राजा अपने जीवन काल में ही, बाद में लड़ाइयां ना हो, परेशानियां ना हो, इसके लिए राजा जो है अपने जीवन काल में ही युवराज का संरक्षक नियुक्त कर जाता था। युवराज का संरक्षक अपने जीवन काल में ही, अपने जीवन काल में ही। ठीक है, तो राजा के बाद युवराज का पद होता था। और युवराज यदि नाबालिग है, अल्पायु है, तो अपने जीवन काल में किसी मंत्री को उसका संरक्षक है ना, मंत्री को अपने जीवन काल में ही संरक्षक नियुक्त कर देता था। क्लियर है? और जो युवराज का राज्याभिषेक होता था उसको बोलते थे युवराज पट्टाभिषेकम। युवराज के राज्याभिषेक को क्या बोलते थे दोस्तों? युवराज पट्टाभिषेकम। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद अगर हम देखें कि जो महत्वपूर्ण संरक्षक हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में, ये महत्वपूर्ण संरक्षक आपने देखा होगा कौन थे? मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नरसा नायक। ठीक है, नरसा नायक और नरसा नायक का बेटा वीर नरसिंह। नरसा नायक किसका संरक्षक था? नरसिंह सालुप के बेटे इम्माडी नरसिंह। नरसिंह सालुप का बेटा कौन था? इम्माडी नरसिंह। और इम्माडी नरसिंह का संरक्षक कौन था? नरसा नायक, जो कि नरसिंह सालुप का सेनापति था। तो यह संरक्षक बना। फिर जब यह बूढ़ा हो गया दोस्तों, तो इम्माडी नरसिंह का बेटा, जो नरसिंह सालुप का बेटा था इम्माडी नरसिंह का संरक्षक इसका बेटा फिर ये वीर नरसिंह बन गया। और मैंने एक राक्षसी तांगड़ी युद्ध में बताया सदाशिव राव था। सदाशिव राव का संरक्षक कौन बना था? राम राय, जिससे युद्ध हुआ था आदिल शाह का। 4 लोगों का मिलकर युद्ध हुआ था राम राय से। राक्षसी तांगड़ी युद्ध, बन्नी हट्टी युद्ध, तालीकोटा युद्ध। ठीक है, तो नरसा नायक, वीर नरसिंह, राम राय, ये सब क्या है? प्रमुख संरक्षक हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख संरक्षक है। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन्हीं संरक्षकों के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं, नरसा नायक, वीर नरसिंह वगैरह की। इन्हीं संरक्षकों के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। बहुत प्रमुख हैं इसकी भूमिका संरक्षकों की पतन में। ठीक है दोस्तों, सो ये याद रखना है आपको। फिर प्रशासनिक कार्यों में राजा का सहयोग करने के लिए तथा राजा पर लगाम कसने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का क्या कार्य है दोस्तों? मदद किसमें? प्रशासनिक कार्यों में मदद, और राजा पर लगाम लगाने के लिए।
इसके लिए मंत्री परिषद होती थी। ठीक है दोस्तों, मंत्रियों के चयन में आनुवांशिकता होती थी। मंत्रियों के चयन में क्या होती थी? मंत्रियों के चयन में आनुवांशिकता होती थी दोस्तों। मतलब पिता मंत्री हैं तो बेटा भी मंत्री बन जाएगा, योग्यता हो और चाहे ना हो। तो मंत्रियों के चयन में आनुवांशिकता होती थी, हेरिडिटरी होती थी। क्लियर है बात? फिर मंत्री परिषद का प्रमुख जो है वो प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। मंत्री परिषद का जो प्रमुख है, मंत्री परिषद का प्रमुख जो है वो प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। मंत्री परिषद का हेड जो कहलाता था, जैसे अभी प्रधानमंत्री बोलते हैं अपन, वहां पे प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। क्लियर है दोस्तों? फिर मतलब आप समझ रहे हैं राज करने का या राजपाट करने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले राजा, यदि राजा किसी कारण से असामयिक मृत्यु हो जाती है तो राजा के बाद कौन देखेगा शासन? युवराज। और युवराज भी नहीं रह जाता है तो फिर कौन देखेगा? प्रधानी। तो ये शासन करने का क्रम है दोस्तों, शासन करने का क्रम है। राजा, राजा नहीं तो फिर उसके बाद युवराज, युवराज नहीं तो फिर उसके बाद प्रधानी। तो ये शासन करने का क्रम है। ठीक है। फिर एक और टर्मिनोलॉजी होती है प्रधानी के बाद दोस्तों, दंडनायक। दंडनायक जो होता है वो सेनाओं का प्रधान होता है। ठीक है। और प्रशासन का प्रमुख दंडनायक। दंडनायक तो प्रशासन का प्रधान ना होके प्रमुख बोले, क्योंकि प्रधान तो प्रधानी को बोल दिया है। तो दंडनायक प्रशासन का प्रमुख तथा सेनाओं का प्रमुख होता है, सेनाओं का प्रमुख। और ध्यान देंगे, दंडनायक दंड देने का कार्य नहीं करता, पूरी सेना की साज सज्जा, रख रखाव, वेतन, ये सारे देने का काम कौन करता है? दंडनायक। तो सेनाओं का प्रमुख है और प्रशासन का प्रमुख है कौन? दंडनायक। तो एक टर्मिनोलॉजी ये याद रखिएगा। फिर केंद्र में सचिवालय होते थे और विभागों में सचिव, है ना। केंद्रीय व्यवस्था, प्रशासन 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं दोस्तों, केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था और स्थानीय व्यवस्था। ये 3 पार्ट में पढ़ना है। तो ये अपन केंद्रीय व्यवस्था देख रहे हैं दोस्तों। अभी कौन सी व्यवस्था देख रहे हैं? विजयनगर की केंद्रीय व्यवस्था। प्रांतीय और स्थानीय 3 पार्ट में शासन बटा हुआ था। 3 लेवल थे, मतलब फेडरल सरकार थी, कहीं ना कहीं संघीय सरकार थी संविधान के हिसाब से। ठीक है। तो ये सब केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत लोग हैं जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। फिर केंद्र में सचिवालय व्यवस्था होती थी, विभागों में सचिव। ठीक है। केंद्र में, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में केंद्र में सचिवालय व्यवस्था होती थी, सचिवालय व्यवस्था थी। और सचिव को क्या बोलते थे? सचिव को बोलते थे रायसम। राय मतलब राजा और रायसम मतलब राजा का सचिव। तो रायसम। सचिव को क्या बोलते थे दोस्तों? रायसम बोलते थे। और अकाउंटेंट को बोलते थे, अकाउंटेंट मतलब क्या बोले? लेखापाल। इंग्लिश में बोले तो अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को बोलते थे दोस्तों कर्णिकम, है ना। कण गिनता था, पैसे के कण, सिक्कों के कण गिनता था, तो कर्णिकम, कर्णिकम। तो ये दोनों याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सचिव को बोला गया है रायसम और अकाउंटेंट को बोला गया है कर्णिकम। सो दंडनायक, प्रधानी पहले और प्रधानी के बाद दंडनायक, दंडनायक के बाद सचिव, सचिव के बाद लेखपाल या रायसम और कर्णिकम रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। तो यहां तक बात हो गई दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की। अब बात करनी है अपने को प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन, तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि प्रशासनिक इकाइयों का क्रम क्या है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का क्रम, जैसे हमने सल्तनत काल की प्रशासनिक इकाइयां देखी थी तो क्या पढ़ाया था दोस्तों? इशिपगा, इक्ता शिक, है ना, इक्ता शिक परगना और गांव, है ना। गांव से मिलके क्या बनता है? शिक, है ना, सॉरी परगना, परगना से क्या मिलके बनते हैं? शिक, शिक मतलब जिला, और कई जिला मिलके क्या बनते हैं? इक्ता मतलब आज का राज्य। तो इशिपगा। ऐसे विजयनगर साम्राज्य में इकाइयों का क्रम आपको याद करने के लिए एक कोडिंग दिया है ना। उ में
नव मंडल, ये कोडिंग है दोस्तों। ऊ में मतलब उसमें, ऊ में मतलब उसमें, तो ऊ में नवमंडल ऊ में नवमंडल मतलब नया मंडल है किसमें? ऊ में मतलब उसमें। तो ऊ मतलब होता है उर या इसी को बोला गया है ग्राम। कई ग्रामों को मिलके क्या बनता है जी? मेला ग्राम। कई मेला ग्रामों को मिलके क्या बनता है? नाडु। कई नाडु को मिलके क्या बनता है? वलनाडु। और कई वलनाडु को मिलके क्या बनता है दोस्तों? मंडल। बस ये प्रशासनिक इकाइयां, ध्यान रखिए। परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा? मेलग्राम या मेलाग्राम किसकी प्रशासनिक इकाई है? किससे संबंधित प्रशासनिक इकाई है? आंसर है विजयनगर साम्राज्य। तो ऊ में नवमंडल 1 2 3 4 और पांचवा ये पूरा मंडल 1 2 3 4 5, 5 इकाइयां हैं। सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम, सबसे बड़ी इकाई मंडल या राज्य। मंडल बोल लीजिए, चाहे राज्य बोल लीजिए, चाहे प्रांत बोल लीजिए, ठीक है। वलनाडु को कोट्टम या जिला बोलते हैं। वलनाडु क्या है? वलनाडु को कोट्टम या जिला भी बोला गया है दोस्तों, कोट्टम या जिला भी बोला गया है, ठीक है। नाडु जो है वो आज की तहसील है, परगना या तहसील, ठीक है, या इसी को तालुका भी बोला गया है, तालुका या तहसील। ये सब अलग अलग भाषा में कहने के तरीके हैं। मेलाग्राम क्या होता है दोस्तों? 50 ग्रामों का समूह, 50 गांवों का समूह मेलाग्राम, ये याद रख सकते हैं परीक्षा के लिए। 50 गांव का समूह। और या सिंगल ग्राम। ऊ में नव है ना, ऊ में नव मंडल पूरा, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो ऊ में नव मंडल, उर, मेलाग्राम, नाडु, वलनाडु और मंडल, ठीक है। अब मेलाग्राम कितने का समूह है? 50 गांवों का समूह है। नाडु को परगना भी बोलते हैं, तहसील भी बोलते हैं, तालुका। वलनाडु को कोट्टम याद रखिएगा, ये भूल सकते हैं, है ना। वलनाडु की जगह कोट्टम याद रखिएगा, ये बस खिसक सकता है दिमाग से। तो वलनाडु मतलब जिला, और कई जिलों को मिला के बनता है राज्य या प्रांत या मंडल। तो प्रशासनिक इकाइयों का क्रम समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। ऊ में नवमंडल, ऊ में नवमंडल 5 बार बोलिए, 5 बार लिखिए। ऊ में नवमंडल, ऊ में नवमंडल, ऊ में नवमंडल, ठीक है दोस्तों। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? ग्राम, ठीक है। अब यह प्रांतीय प्रशासन में बात करनी है। प्रांतीय प्रशासन में जो है नायकर व्यवस्था थी। प्रांतीय प्रशासन में कौन सी व्यवस्था थी? एक नायकर और एक आयंगर, 2 व्यवस्थाएं थी, नायकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था। नायकर व्यवस्था में क्या होता था कि 2 नायक होते थे, सामंत और सेना नायक। एक सामंत होते थे और एक सेना नायक होते थे। नायकर व्यवस्था में कौन 2 लोग होते थे? सामंत और सेना नायक, ठीक है। और इन दोनों को सेवा जो देते थे, ये सेवा में इनको वेतन के बदले, वेतन नहीं दी जाती थी दोस्तों, वेतन के बदले भूखंड दिए जाते थे इनको, वेतन के बदले भूखंड। और भूखंडों को क्या बोलते थे दोस्तों? अमरम। भूखंडों को, जो इनको वेतन के बदले भूखंड दिए जाते थे, उन भूखंडों को क्या बोलते हैं दोस्तों? अमरम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अमरम। बहुत टू दी पॉइंट है पढ़ाई दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया याद करिए, कोडिंग का सहारा लीजिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए, आपका प्री मेन सब निकलेगा। अमरम, तो वेतन के बदले भूखंड दिए जाते थे। नायकर व्यवस्था में दिए जाने वाले भूखंडों को क्या बोला गया है? अमरम। किसको दिए जाते थे? सामंत और सेना नायक को, उनकी सेवा के बदले जो वेतन दी जानी है उसके बदले दिए जाते थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण यह भी है। एक बड़ा कारण क्या बताया मैंने? संरक्षकों का रखा जाना, है ना। नरसा मेहता बोल रहा हूं, नरसा नायक, वीर नरसिंह, है ना, और राम राय। तो संरक्षकों का रखा जाना और नायकर व्यवस्था भी जो है वो पतन का कारण है ना। भूखंड सब इनके पास चले गए। भूखंड इतनी मदद करते थे ये राजा की कि सारे भूखंड इनको मिलते चले गए, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव जमीन पे हो गया सारा। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का दूसरा प्रमुख कारण क्या है? नायकर व्यवस्था, ठीक है।
आयंगर व्यवस्था पे बात करते हैं। प्रत्येक गांव में आयंगर व्यवस्था किस स्तर पे है दोस्तों? ग्राम स्तर पे, स्थानीय स्तर की बात आ गई है अब, ठीक है। आयंगर व्यवस्था स्थानीय स्तर पे है, ग्राम स्तर पे है। ग्राम स्तर का प्रशासन चलाने के लिए 12 लोगों की एक टीम होती थी। जैसे मराठाओं में है ना, 12 भाई सभा होती थी मराठाओं में, है ना, नाना फडणवीस और ये सारे लोग होते थे, महादजी वगैरह, है ना, 12 फडन महाद महान ऐसे करके, तो नाना फडणवीस और ये सब महादजी सिंधिया वगैरह, तो 12 लोगों की सभा वहां होती थी पेशवा के बाद, जब कोई पेशवा, सशक्त पेशवा नहीं बचा तो। इसी तरीके से यहां आयंगर व्यवस्था में 12 लोगों का ग्रुप है, 12 लोगों का समूह, और 12 लोगों का समूह मिलकर पूरे गांव का प्रशासन चलाता था। उसमें पटवारी भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, सचिव भी हो सकता है, मुकद्दम भी हो सकता है, ठीक है, सफाई कर्मी भी हो सकता है, जनसंख्या रजिस्टर वाला भी हो सकता है। तो 12 लोगों का समूह, जमीन के कागजात बेचने खरीदने वाला कर्णिकम भी हो सकता है, कर्णिक हो सकता है। तो 12 लोगों का समूह मिलकर गांव के स्तर पे पूरी व्यवस्था संभालता था, जिसको क्या बोलते थे? आयंगर व्यवस्था, ठीक है। और इनको 12 के 12 लोगों को सामूहिक रूप से आयंगर कहा गया है, ठीक है। इनका जो वेतन दिया जाता था वो भूमि दी जाती थी, भूमि, लेकिन लगान मुक्त। वेतन के बदले इनको क्या दिया जाता था? भूमि या लगान, है ना। वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, वो लगान मुक्त, कर मुक्त, टैक्स फ्री भूमि दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयंगर का पद जो है वो हस्तांतरित किया जा सकता था। यह पद कैसा है दोस्तों? हस्तांतरित किया जाता था। यह पद गिरवी रखा जाता था, यह पद गिरवी रखा जा सकता, ये दूसरे को गिरवी रख सकते थे ये पद, ठीक है। आनुवांशिक होता था, पद बेचा जा सकता था, गिरवी रख सकते थे, पद बेच सकते हैं। सोचिए आज कलेक्टर अपना पद बेच दे, पटवारी अपना पद बेच दे दूसरे को, तो पूरा गांव लूट लेगा दोस्तों। तो ये अपना आयंगर व्यवस्था वाले जो 12 लोग थे, ये हस्तांतरित कर सकते थे अपनी शक्तियों को, अपना पद गिरवी रख सकते थे, अपने पद को बेच सकते थे दोस्तों, ठीक है। गांव में कोई भी जमीन इनकी इजाजत के बगैर खरीदी बेची नहीं जा सकती थी, ना ही दान में दी जा सकती थी। दान पत्र भी नहीं दिया जा सकता था, रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती थी, म्यूटेशन भी नहीं हो सकता था, नामांतरण भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो गांव की कोई भी जमीन जो है खरीदी, बेची या दान, नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, इनकी इजाजत के बगैर, आयंगर की इजाजत के बगैर खरीदना, बेचना, दान करना भूमि संभव नहीं हो सकता था आयंगर के बगैर। इतना महत्वपूर्ण इकाई है आयंगर, ठीक है। और इसमें से जो कर्णिक नामक आयंगर होता था, है ना, नायकर व्यवस्था मिटा दूं दोस्तों, थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी। तो कर्णिक नामक जो आयंगर होता था उसके पास जमीन के सारे कागजात होते थे। कर्णिक 12 आयंगरों में से एक कौन सा है दोस्तों? कर्णिक। और कर्णिक के पास जो होते थे वो जमीन के सारे कागज होते थे, जमीन के सारे कागज इसके पास होते थे, जैसे आज पटवारी के पास होते हैं। आज तो नहीं होते हैं, कंप्यूटराइज हो गया है सारा, डिजिटलाइजेशन हो गया है। इसके पहले 2000, मध्य प्रदेश की बात करूं तो 2018, 17-18 के पहले, इनफैक्ट 2010 में डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है। उसके पहले जमीन के सारे कागज पटवारी के पास होते थे और पटवारी गांव में सबसे महान व्यक्ति होता था। क्लियर है दोस्तों? तो कर्णिक जो होता था आयंगर व्यवस्था में, एक बंदा 12 में से, उसके पास जमीन के सारे क्रय विक्रय के संबंधित कागज होते थे। तो यह दोस्तों प्रशासन व्यवस्था हो गई। केंद्रीय रूप से बता दिया, प्रांतीय रूप में नायकर व्यवस्था, और स्थानीय रूप में कौन सी? आयंगर व्यवस्था। तो आयंगर व्यवस्था कैसी है? स्थानीय रूप में व्यवस्था है, गांव के स्तर पे। यह ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब बात करना है प्रशासन के बाद भू राजस्व या भूमि से संबंधित बात करना है। तो भू राजस्व की बात करते हैं दोस्तों, या भूमि की बात करते हैं। भू राजस्व भू राजस्व जो है शिष्ट था, एक शिष्ट मतलब शिष्ट, ये भूमिकर था एक। भूमिकर को क्या बोलते थे? शिष्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, 3 नंबर पीएससी, एमपीपीएससी मेंस में आ सकता है। शिष्ट नामक एक भूमिकर लगाया जाता था, ठीक है। आय का सबसे बड़ा स्रोत यही था। विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत, आय का सबसे बड़ा स्रोत विजयनगर साम्राज्य में क्या था? शिष्ट।
जो भूमि पर लगने वाला कर था या टैक्स था। ठीक है, फिर दूसरी बात, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था काम करने वाला, कोई वर्ग ऐसा नहीं था जिससे पीटी ना लिया जाता हो, प्रोफेशनल टैक्स ना लिया जाता हो। ठीक है, कोई भी वर्ग विजयनगर साम्राज्य में ऐसा नहीं था जिससे प्रोफेशनल टैक्स ना लिया जाता हो। आज आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपके वेतन से हर महीने पीटी कटता है, किसी का 200 रुपए कटता है, किसी का 250 कटता है, किसी का 300 कटता है, तो प्रोफेशनल टैक्स जरूर कटता है। उस समय विजयनगर साम्राज्य में भी प्रोफेशनल टैक्स कटता था। तीसरी बात, विवाह कर लगाया जाता था दोस्तों, विवाह टैक्स लगाया जाता था, विवाह करने का टैक्स लगता था। ठीक है, लेकिन जो लोग विधवा विवाह करते थे, देखिए विधवा विवाह को प्रमोट करने के लिए इन्होंने टैक्स जो है वो नहीं मांगते थे, तो विवाह कर लगता था। और दूसरी बात क्या है, विवाह कर को समाप्त किसने किया, बता चुका हूं मैं आपको। विवाह कर को समाप्त किसने किया है, केडीआर ने, कृष्णदेव राय ने। पहली बात, विवाह कर कहां लगता था, विजयनगर साम्राज्य में लगता था। किसने समाप्त किया, कृष्णदेव राय ने समाप्त किया। और विधवा विवाह पर कोई कर नहीं लगता था, क्योंकि विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए प्रमोट करना है ना, समाज में अच्छा मैसेज देना, तो विधवा विवाह पर कोई टैक्स नहीं विधवा विवाह पर। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। ठीक है, और यह मैं बता चुका हूं कि प्रोफेशनल टैक्स में एकमात्र नाई वर्ग ऐसा था जो इससे मुक्त था। प्रोफेशनल टैक्स में एकमात्र नाई वर्ग मुक्त था। नाई वर्ग मुक्त था। प्रोफेशनल टैक्स से कौन मुक्त था, नाई वर्ग मुक्त था। ठीक है, फिर ये सामान्य बातें हो गई, शिष्ट भूमि कर, प्रोफेशनल टैक्स और विवाह कर, इनकी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, फिर है ना त्रावणकोर, केरल का त्रावणकोर है दोस्तों। पुराने जमाने में त्रावणकोर में एक कर लगा करता था, मूलाकर, ऐसी बता रहा हूं आपको। त्रावणकोर केरल में पुराने समय में एक टैक्स लगता था जिसको मूलाकर बोलते हैं। स्त्रियों को स्तन ढकने के लिए, यदि स्तन ढकती हैं वो अपनी, है ना, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। या तो आप स्तन खुले रखिए या फिर ढकेंगी तो टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए, इतना शोषण, इतना निंदनीय जो है समाज था, मूलाकर उसको बोलते हैं। स्तन ढकने वाले कर को मूलाकर बोला गया है, त्रावणकोर केरल में। ठीक है, ये पुरानी बात हो गई। अब भूमि 4 प्रकार की थी, ये ध्यान में रखेंगे। भू राजस्व की बात हो गई सारी, भू राजस्व और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स की बात हो गई। अब भूमि के प्रकार, तो वही कोड है दोस्तों, 4 प्रकार की भूमि है, 4 प्रकार की भूमि है। ठीक है, कोडिंग बता देता हूं। अंकुर बोलते हैं ना दोस्तों, अंकुर मतलब जर्मिनेट करना। तो अंकुर को आज के बाद क्या बोलना है आपको, कुकूर, छोटा कु और बड़ा कु, कुकूर। 4 प्रकार की भूमियों हैं कहां पे, विजयनगर साम्राज्य में। कौन कौन सी है दोस्तों, उम्बली, दूसरी है कुट्टगी, बड़ा कू से मतलब है कूदी, और रक्त कोडगे। 4 प्रकार की भूमियां कौन सी हो गई, फॉर उम्बली, कू फॉर कुट्टगी, बड़ा कू फॉर कूदी, और रा फॉर रक्त कोडगे। ठीक है, उम्बली क्या होती थी, अब जान लीजिए। उम्बली होती थी दोस्तों विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि, विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि, उम्बली। कुकूर 5 बार बोलिए, 10 बार लिखिए, कुकूर। ठीक है, तो उम्बली जो है वो विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि थी। फिर कुट्टगी क्या होती थी दोस्तों, तो ब्राह्मण भूस्वामी द्वारा पट्टे में दी जाने वाली भूमि। कुट्टगी ब्राह्मण या भूमि स्वामी द्वारा पट्टे पे दी जाने वाली भूमि। पट्टे पर मतलब भू पुस्तिका रहती थी,
लीज पे दी जाने वाली भूमि, एग्जैक्टली लीज पे देते थे, किराए पे भूमि देते थे। तो ब्राह्मण या भूस्वामी द्वारा पट्टे पर दी जाने वाली भूमि, दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? कुट्टगी। ठीक है, फिर इसके बाद कुट्टगी के बाद है कूदी। कूदी मतलब वे मजदूर, ऐसी भूमि जिससे संबंधित मजदूर भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो गए। ऐसी भूमि जिसके विक्रय के साथ या क्रय के साथ, विक्रय के साथ संबंधित मजदूर भी हस्तांतरित हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, कूद के चले जाते हैं, जहां जमीन जाती है वहीं कूद के उससे संबंधित मजदूर चले जाते हैं, लेबरर्स चले जाते हैं, उसको बोलते हैं कूदी, कूद के चले जाते हैं दूसरे के पास, है ना। एक मूवी थी सलमान खान की, मेरे ख्याल से, उसमें सलमान खान का जीजा होता है वो जैकी श्रॉफ होता है। तो जैकी श्रॉफ के साथ सलमान की बहन की शादी होती है, तो बहन के साथ सलमान खान दहेज में चला जाता है और पूरी फिल्म में यह डायलॉग चलता रहता है कि जो जीजा जी कहेंगे वही करेंगे। तो सलमान इतना भोंदू टाइप का बना रहता है, उसमें सलमान जी बने रहते हैं। ठीक है, वो पिक्चर मेरे ख्याल से बंधन मूवी थी, जैकी श्रॉफ, सलमान खान और अश्विनी भावे पुरानी हीरोइन है। तो सलमान अपनी दहेज में कूद के चला जाता है सामान के साथ। ऐसे यहाँ पे मजदूर, भूमि बिकती है तो उसके साथ चले जाते हैं, मजदूर भी कूद जाते हैं। ठीक है, भूमि तो कहीं जाएगी नहीं, भूमि के अधिकार जाते हैं दूसरे के पास, तो मजदूरों के अधिकार भी खरीदने वाले के पास चले जाते हैं, उसको बोलते हैं कूदी। और रक्त कोड के, जहां पे रक्त गिराया हो, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने के बदले दी जाने वाली भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के बदले दी जाने वाली भूमि। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। राइटिंग थोड़ी फास्ट है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूं साथ में। तो उम्बली मतलब विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि, कुट्टगी मतलब ब्राह्मण या भूमि स्वामी द्वारा पट्टे पर दी जाने वाली भूमि, कूदी मतलब भूमि जैसी बिकेगी उसके साथ मजदूर भी चले जाएंगे, रक्त मतलब युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के बदले दी जाने वाली भूमि। तो कुकूर 4 प्रकार की भूमियां हो गई दोस्तों। ठीक है, और इसमें अब जो कल बात करनी है 4 लाइनों में व्यापार और मुद्रा की बात करनी है, और मुश्किल से 15-10 पॉइंट्स में अपने को सैन्य प्रशासन की बात करनी है और मिसलेनियस। कल भाग 5 में विजयनगर साम्राज्य को अपन समाप्त कर देंगे सैन्य प्रशासन और मुद्रा व्यवस्था के साथ। ठीक है, तो आज 2 कोडिंग बताई है मैंने। ऊ में नवमंडल क्या है? प्रशासनिक इकाइयां हैं दोस्तों। और कुकूर भूमियों के प्रकार हैं। नायकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था, युवराज पट्टाभिषेकम, राजा, युवराज, मंत्री, प्रधानी, दंडनायक, कर्णिकम, अमरम, ये सारे आज के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा फास्ट हो सकता है, बहुत व्यस्तता के बीच में ये लेक्चर बना रहा हूं, तो बोलने में थोड़ा आज जल्दबाजी समझ में आ सकती है, लेकिन क्लैरिटी कोशिश पूरी करी गई है। कोडिंग अच्छे से करिएगा, कंसेप्ट अच्छे से करिएगा, है ना। जो बार्बर्स थे वो प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त थे, विवाह कर लगता था, विवाह कर को समाप्त केडीआर ने किया था, विधवा विवाह को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता था। ये सारी बातें अच्छे से पढ़िए, बढ़िया उत्साह बनाए रखिए, उत्साह, है ना, उत्साह का भी मत कम करिए। शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।